हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यहाँ आप देख सकते हैं, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और साथ में जो हार्ड वर्ड्स आएंगे बीच में उसको भी समझते चलेंगे और पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो मीनिंग निकल रहा है उसको भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको ये बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है तुषार की रेल यात्रा। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि तुषार की रेल यात्रा क्या थी। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? दोस्तों, आपने तुषार की रेल यात्रा समझ ली, उसके मन में क्या सवाल चल रहा है ये भी आपने समझ लिया। इसमें कोई हार्ड वर्ड्स था नहीं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। यहाँ लिखा है आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे उसको आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी और खाद्य संग्रहक का मतलब होता है कि जो आसपास के पेड़ पौधों से या फिर जंगलों से फल फूल या फिर कंदमूल इकट्ठा करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ लिखा भी है कि भोजन का इंतजाम करने का जो इनका विधि था, उसी के आधार पर इन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता था और है भी। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। तो इस तरह की चीजें वे इकट्ठा करते थे और खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ऐसा करने का कई कारण था। इसमें से पहला कारण यह है कि वे अगर एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तो जो हिरन या फिर मवेशी जो है वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, तो ये लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे ताकि उनका शिकार कर सके और उनको खा सके और जीविका चला सके। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का तीसरा कारण क्या था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं और ये अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो लोग उन्हीं की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। जैसे फल फूल तो अलग अलग मौसम में ही आते हैं। ठीक है, चौथा कारण क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों या नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी
बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। मतलब ऐसे झीलों और तालाबों के किनारे जो लोग रहते थे, जो गर्मी के मौसम में सूख जाता है, तो उस समय उनको पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था और पानी की खोज में वे झीलों के किनारे या फिर तालाब के किनारे या ऐसी नदियों के किनारे जाते थे जो गर्मियों में भी नहीं सूखता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है। यह संभव है दोस्तों, पुरातत्वविद उसको बोलते हैं जो इतिहास को जानने के लिए खुदाई करता है और उसके साक्ष्य को ढूंढता है। ठीक है, उसको हम पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है। तो फिर इनको कुछ वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। तो इनको वो चीजें मिली है जो आखेटक या फिर खाद्य संग्रहक जो होते थे बहुत पहले, यानी शिकारी और जो संग्राहक होते थे, तो वो लोग जो चीजें यूज करते थे ना, वो पुरातत्वविदों को मिला है। ठीक है। तो हो सकता है कि ये चीजें उनके काम की हो और इन चीजों से वे काम करते हो। ठीक है। तो ये पत्थरों के मिले हैं, लकड़ियों के मिले हैं और हड्डियों के भी मिले हैं, औजार मिले हैं। ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ये जो पत्थरों के औजार बनाते थे ना, वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां या फिर मांस काटने के लिए, या फिर पेड़ों की छाल अथवा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इन सब चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। तो लकड़ियों का उपयोग जो है वो औजार और हथियार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। झोपड़ी बनाने के लिए भी किया जाता था, ईंधन बनाने के लिए भी किया जाता था। ईंधन का मतलब है उसको जलाने के लिए ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता था। तो कई तरीकों से लकड़ी का यूज किया जाता था। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है हम देखते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में देखिए कैसे उपयोग करता था, बायां वाला में आप देखिए। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं में क्या है, जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से सिल रहा है यहाँ पे जानवरों की खाल से बने वस्त्र को। ठीक है। तो इन सब चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों हमको मानचित्र 2 को देखने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें लाल वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है कि लाल त्रिकोण वाले वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे हमको लाल त्रिकोण कहाँ पे मिल रहे हैं, सबसे पहले हमको मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये हमारा हो गया भीमबेटका। ठीक है। उसके बाद हमको मिल रहे हैं यहाँ पर हुसंगी। ठीक है। यहाँ पे हमको मिल रहा है कुरनूल गुफाएं। ठीक है। तो ये कुछ पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल किसको बोलेंगे, जो एक हिस्टोरिक प्लेस है। ठीक है। जिसमें ये आखेटक लोग रहा करते थे, उसको हम पुरातात्विक स्थल बोल रहे हैं। तो इन लाल त्रिकोण वाला जो शेप बनाया गया है, इस एरिया में ये लोग पाए गए हैं। ठीक है। इनके औजार हमको मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो इसके अलावा भी और कई स्थानों में आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत जगह ये लोग रहा करते थे, लेकिन कुछ गिने चुने स्थान ही यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं मानचित्र में। कई पुरा स्थलों, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मतलब कई पुरा स्थल, बहुत सारे पुरा स्थल जो हैं जहाँ ये लोग रहा करते थे, वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो वे लोग पत्थर का यूज करके ही सब कुछ किया करते थे। उस उनका सबसे बड़ा इक्विपमेंट जो था वो पत्थर ही था। ठीक है, सबसे बड़ा उनका औजार जो था वो पत्थर ही था। तो वे लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहाँ पे पत्थर बहुत सारा मिले उनको, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि साइड में क्या लिखा है, भीमबेटका। आधुनिक मध्य प्रदेश, आधुनिक जो मध्य प्रदेश है वो वाला इलाका भीमबेटका था। तो इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, गुफा मिला है, और गुफा के अंदर भी उसकी बहुत सारा शाखाएं मिली है। ठीक है, कंदरा जिसको बोल सकते। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, ये गुफा जो है वो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि लोगों ने ऐसी जगह को क्यों चुना होगा रहने के लिए? ठीक है, तो क्योंकि उनको इन जगहों में सुविधा होती थी, एक तो पानी मिल जाता था, दूसरा पत्थर भी मिल जाते थे, तो इसलिए वे लोग यहाँ रहा करते थे। और वे लोग जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ वे लोग चित्रकला, ड्राइंग व्राइंग करते रहते थे, जैसे शैल चित्रकला। और पत्थर में जो उन्होंने ड्राइंग बनाया है उसको शैल चित्रकला कहते हैं। इनमें हमें क्या पता चलता है, तो इस तरह का चित्र भी उन्होंने बनाया है। देखिए ये किस टाइप का चित्र है, तो इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में शिकार चलते रहता था। तो वे लोग अपने मन की छवियों को पत्थर पे उकेरते रहते थे। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों में चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पुरा स्थल। तो पुरा स्थल हम किसको कहेंगे, पुरा स्थल किसको कहेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है, ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पुरास्थल किसको कहते हैं? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां हमें कुछ औजार या फिर कुछ बर्तन या कुछ ऐसी इमारतें मिली है, मतलब इमारतों के अवशेष मिले हैं जिनका उपयोग पुराने ज़माने के लोग किया करते थे, लेकिन वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है, जो ज़मीन के नीचे दब गया है या फिर समुद्र के नीचे भी कभी-कभी हमको मिलता है, या फिर नदी के तल में भी मिलता है। ठीक है, या फिर कभी-कभी ज़मीन के ऊपर भी मिलता है, तो इनको हम पुरास्थल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आग की खोज। आग की खोज वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि आग के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। दोस्तों मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो और पृष्ठ संख्या 13 देखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कुरनुल गुफा कहाँ है। तो चलिए हम देखते हैं कुरनुल गुफा कहाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है ये है कुरनुल गुफा वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था उसको जानने के लिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, उसके बाद मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आग का उपयोग किया गया होगा। ठीक है, तो कुरनुल गुफा में क्या था, वहाँ पे हमको राख का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नाम और तिथियाँ। दोस्तों ये नाम और तिथियों के लिए एक बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में क्या लिखा गया है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने
उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो दोस्तों हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कौन सा टाइम पीरियड है जब ऐसे लोग रहा करते थे, पत्थरों का यूज करते थे, उनके पास गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, कब की बात हो रही है, ये तो जानना जरूरी है। तो इसके इतिहासकारों ने बहुत सारे नाम रखे हैं। क्या रखे हैं तो वो देखते हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था। सबसे पहले जो इंसान लोग जन्मे उसके बाद जो पत्थरों का यूज करके जीना सीखा, मतलब उसके बाद उन्होंने सभ्यता का डेवलपमेंट किया। मतलब वे सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से ही अपनी जीविका चलाते थे। तो उस काल को हम क्या कहते हैं, उस समय को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी पूरा पाषाण जो है वो पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इससे बना हुआ है। ठीक है, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। यह नाम बताता है कि इस समय पत्थरों की क्या विशेषता थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब एक पूरा पाषाण काल हो गया, अब उसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक आरंभिक पूरा पाषाण काल, एक मध्य एवं एक उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पीरियड को हम अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है और इतने बड़े टाइम पीरियड में केवल पत्थरों का ही यूज होता था किसी भी चीज को करने के लिए। धीरे धीरे सिविलाइजेशन होते गया, लेकिन इसको भी हम पत्थरों की विशेषता के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। पत्थरों की विशेषता, क्लाइमेटिक चेंज, इनके आधार पे हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पूरा पाषाण को ही हम 3 भाग में बांटते हैं। एक पहले वाला उसको बोलते हैं आरंभिक, बीच वाला मध्य पूरा पाषाण का, और लास्ट वाला जिसको बोलते हैं उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ कहते हैं। मतलब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसको हम लोग मेसोलिथ कहते हैं, यानी कि मध्य पाषाण युग। मतलब ये जो पूरा पाषाण काल है ना, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। दोस्तों इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मतलब मेसोलिथिक में जो औजार मिले हैं वो बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे। क्यों छोटे होते थे, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हुआ ना तो छोटे छोटे जीव जंतुओं का उद्भव हुआ, तो उनको मारने के लिए बहुत बड़े पत्थर का तो हम यूज करेंगे नहीं, हमको छोटा छोटा पत्थर चाहिए। इसलिए हम छोटा छोटा पत्थर भी बनाने लगे, औजार बनाने लगे उसका, उसको काट काट कर उसको नुकीला करने लगे। तो इस तरह का औजार बहुत सारा डेवलप होने लगा, इसीलिए हम इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, यानी लघु पाषाण। माइक्रोलिथ का मतलब है लघु पाषाण यानी छोटा पत्थर। ठीक है, प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो दोस्तों उस समय इनके क्या नाम रहे होंगे वो नहीं पता, इसलिए उस काल की विशेषता के अनुसार हम आज उनका नाम रख देते हैं, उनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का जो जीवन यापन था लोगों का वो बदला कैसे। ठीक है, बदलती जलवायु, यहाँ इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, अब 12,000 साल पहले दुनिया की जो
क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बदल गई और इसमें बड़ा बदलाव आया, गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मैदान बनने लगे। मैदान बनने से क्या हुआ, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जो घास खाते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। दोस्तों, जो लोग इनका शिकार करते थे वे पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी इनको होने लगी, क्योंकि इनका पीछा करते रहते थे। ठीक है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पे बदलती जलवायु के साथ क्या हुआ कि लोग मैदान में आने लगे और पशुपालन की बात भी सोचने लगे। क्यों सोचने लगे, लोग उनको फॉलो करने लगे तो उनके बारे में जानकारी हासिल होने लगी, तो उनकी उपयोगिता भी उनको पता चल गई। ठीक है, अब खेती और पशुपालन के बारे में अब ये लोग शुरुआत कब किए, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, अपने से उगने लगे थे इस तरह के पौधे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, तो लोगों ने इनको बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। तो इनके बारे में भी अब जानकारी उन्होंने हासिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे और खेती करने का प्रोसेस यहीं से आया होगा। वे इन्हीं चीज़ों से जानकारियां हासिल करते करते खेती करना भी सीख गए होंगे। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू भी बनाया होगा। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अभी भी हम देखते हैं कि हम जब गाँव में जाते हैं तो वहाँ बकरियां पाला जाता है, मुर्गियां पाला जाता है, लेकिन कई जंगली जानवर अभी भी उन पर अटैक करते हैं। जैसे जब हम बकरी चराने जाते हैं तो भेड़िया या फिर लोमड़ी उस पर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि जंगली कुत्ता जो होता है वो भी अटैक कर देता है कभी कभी, तो उनसे हमें उनको बचाना होता है। तो ये लोग वो भी करते थे। ठीक है, ये परंपरा आज भी नहीं हुई है पूरी तरह से। बसने की प्रक्रिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बसने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें लिखा है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण जो है वो सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। तो यहाँ पे तो आपको पता चल ही जा रहा होगा कि कौन सा जंगली है कौन सा पालतू है। ठीक है,
बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी में सबसे पहले उगाया गया फसल कौन सा है, तो गेहूं और जौ। ठीक है। चावल कहाँ पे सबसे पहले उगाया गया, तो फिर विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। ठीक है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कौन आता है, कुत्ता। और उसके बाद कौन आता है, तो भेड़ और बकरी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एक नवीन जीवन शैली। तो यहाँ लिखा है, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। मतलब जब अनाज पक गए, बन भी गए, तो इसको रखने के लिए भी सोचना पड़ा कि किस तरह से रखें कि लंबे समय तक टिके। ठीक है, खराब ना हो। तो यहाँ क्या है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। ठीक है, जब आवश्यकता हुई तो बनाए भी। लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारियों या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे और उनका प्रयोग करते होंगे? आपका जवाब और कारण दोनों बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपको लगता है कि शिकारी या फिर भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते होंगे या फिर उसका प्रयोग करते होंगे? ठीक है, आपको जवाब बताना है तो आप जवाब बताइएगा। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है। अब ये जो जानवर है वो चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हैं, ठीक है, ये पढ़ना है। दोस्तों, जानवर बच्चे देते हैं, ये सबको पता है। तो जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देते हैं, उससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही जाएगी और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका हो सकता है कि जानवर को पालते जाओ, उससे जो यंग वंश आते जाएंगे उनसे आप दूध भी इकट्ठा कर सकते हो, उनको भोजन के रूप में भी यूज कर सकते हो, उससे मांस ले सकते हो। ठीक है, तो आप कई तरीके से जानवरों का यूज कर सकते थे, इसलिए इनको यहाँ पे जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में कहा गया है। ठीक है, आज भी ये चीजें होती है कई जगह में। आप अगर गाँव में चले जाएंगे तो वहाँ आपको हर घर में भेड़ बकरी मिल जाएगी, हर घर में आपको वहाँ पे मुर्गियाँ मिलेंगी, मुर्गा मिलेगा, और कई तरह के जानवर वे पालते हैं। और वे उन्हें इसलिए ही पालते हैं कि वे चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, वे उन्हें अपनी संपत्ति की तरह रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। नेक्स्ट टॉपिक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें कि शुरुआत में जो कृषक लोग रहते थे, पशुपालक लोग रहते थे, तो उनके बारे में कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो जगह कहाँ है जहाँ पे इन पुरातत्वविदों को पशुपालन और शुरुआती कृषक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो दोस्तों हम आ गए हैं पेज नंबर 13 में, और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे नीले बॉक्स कौन कौन है। तो ये देखिए, ये है बुर्ज होम, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ बिहार में आपको दिख रहा है चिरांद,
यहाँ पे आपको दिख रहा है कोल्डीहवा, यहाँ दिख रहा है महागढ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दाउजली हैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हल्लूर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पय्यमपल्ली, ठीक है। तो ये सब जो थे ये कुछ नवपाषाणिक स्थल थे। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो स्थल हैं जिसे अभी हमने देखा, तो इन जगहों पे खेती की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पे सबसे आरंभिक कृषक और आरंभिक पशुपालक यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। तो हर तरफ ये पाया गया है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। तो ये इतने पुराने स्थल हैं या फिर नहीं है, या फिर यहाँ कृषक लोग रहते थे नहीं रहते थे, इनका परीक्षण करने के लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो पशु हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं इसको जानने के लिए, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इनमें से सबसे रोचक जो है वो जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, लेकिन वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि उस समय कौन कौन से जानवर रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अस्थाई जीवन की ओर। पहले तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लोग घूमते रहते थे, यहाँ वहाँ जाते रहते थे। हमने शुरुआत में भी पढ़ा कि लोग यहाँ 20 लाख साल पहले खाद्य संग्राहक और आखेटक हुआ करते थे। तो एक जगह संसाधन खत्म हो जाता था तो वे उसकी खोज में दूसरी जगह जाते थे। पशु जब चारा ढूंढने के लिए दूसरे स्थान पर चला जाता था तो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब खेती की शुरुआत हो चुकी है, लोगों को एक ही जगह रहना पड़ रहा है, तो फिर अस्थाई जीवन की ओर लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह रह रहे हैं लोग। तो यहाँ देखते हैं कि क्या मिला है हमको। दोस्तों यहाँ लिखता है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पहले तो लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब लोग झोपड़ी बनाने लगे, घर भी बनाने लगे, ठीक है। इनके निशान हमको मिले हैं, पुरातत्वविदों को मिले हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बना कर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बुर्ज होम जो है ना वो है कहाँ मैप में। तो आज के कश्मीर में ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये इसको हम कहते हैं बुर्ज होम, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि लोग गड्ढे बना कर रहा करते थे, जिसको हम गर्तावास कहते हैं। गड्ढे में रहते थे इसलिए उसको गर्तावास कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ठीक है, गड्ढे में रहने से। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। झोपड़ी के अंदर भी आग जलाने के स्थान, बाहर भी आग जलाने के स्थान मिले इनके घरों में। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे, हो सकता है, ठीक है। एक गर्तावास का चित्र बनाओ, ये आपके लिए है, आप एक गर्तावास का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। मतलब कई उपकरण भी हमको मिले हैं। उपकरण मतलब वही औजार, जो टेक्निक, जो डिवाइस यूज होता था उनके काम को करने के लिए, उसको हम उपकरण कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो उपकरण है वो पाषाण काल से थोड़ा सा अलग मिले हैं, थोड़ा सा डेवलप्ड अवस्था में मिले हैं, विकसित अवस्था में मिले हैं, जैसे इनमें पॉलिश कर दिया जाता था, ठीक है। तो इनको हम नवपाषाण काल का उपकरण मान के चलते हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो पहले तो पॉलिश नहीं चढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे औजार मिले हैं जिनमें पॉलिश चढ़ाई हुई है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये पाषाण काल का अंतिम स्टेज का
औजार है नवपाषाण काल का, ठीक है। और ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार जो है ना वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। नवपाषाण युग मतलब अब जो है ना न्यू नवपाषाण युग आ गया, पूरा पाषाण खत्म हो गया, मध्य पाषाण खत्म हो गया, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज आया है नवपाषाण युग, ठीक है। जो कि अब कृषि वृषि सब चालू हो चुका है, लोग एक जगह बसने लगे हैं, झोपड़ी भी बनाने लगे हैं। अब इनका जो औजार था उनमें पुलिस भी चढ़ाने लगे हैं, धार को और पैना कर दिया है इन्होंने ताकि फसल वसल भी काट सके आसानी से, ठीक है, इनका काम आसान हो सके। अब अनाजों को रखने के लिए इन्होंने कुछ मिट्टी के बर्तन भी बना लिए हैं, ठीक है। तो नवपाषाण काल तक आते आते इतना डेवलपमेंट ये कर चुके हैं, ठीक है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, कभी कभी इन बर्तनों को सजाया भी जाता था, ठीक है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे, ठीक है। अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे थे, इतनी टेक्निक आ गई थी, ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सूक्ष्म निरीक्षण, यानी हम अभी डिटेल से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, ठीक है। देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या दिया है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो चलिए हम फिर से ढूंढते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पर है। दोस्तों मेहरगढ़ ये जो एरिया है ये है मेहरगढ़, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि मेहरगढ़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। सबसे पहले तो दोस्तों दर्रा किसको बोलते हैं, तो वो हम अभी समझने के लिए मान सकते हैं कि पहाड़ जो है ना बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी टूटी हुई होती है नदियों के द्वारा, ठीक है। उनके बीच में आसपास आर पार होने के लिए रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम दर्रा कह सकते हैं। तो इस तरह का दर्रा था वहाँ पे, उसको हम बोलन दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। ये एक रास्ते के तौर पर है। तो मेहरगढ़ जो है संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। तो दोस्तों मेहरगढ़ लगता है कि वो स्थान है जहाँ सबसे पहले लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा और भेड़ बकरियों को पालना सीखा, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी हमको मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली है, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे भी मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ठीक है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो दोस्तों यहाँ भी ये सब चलता था कि मृतक के लोग अगर मर जाते थे तो मेहरगढ़ में हमको ये मिला है कि लोग मरे हुए हैं और
मृतक का कब्र को जब खोद के देखा गया तो वहाँ पे उसके साथ बकरी भी दफनाया गया है। इसका मतलब वहाँ के लोगों का भी ये सोच था, वहाँ के लोग भी परलोक के बारे में सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई ऐसा स्थान है, लोक है जहाँ पे लोग जाते हैं, और इसीलिए यही कारण हो सकता है कि उसके साथ बकरी को भी दफना दिया जाता था। ये सोचकर शायद ये सोच रहा होगा कि उस मृतक के खाने के लिए ये बकरियां परलोक में काम आएंगी। ठीक है, तो इस तरह का भी सोच रहा होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह की चीजें हुई। जैसे मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखिए, मेहरगढ़ में जो कब्र थी उसका आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो इसमें बकरी भी है, इंसान भी है। ठीक है, यहाँ अन्यत्र जो दिया गया है इसमें आपको दिया गया है कि फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस में एक गुफा है, वहाँ पे चित्रकारी दी गई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र है। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, और यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये अन्यत्र है, इसे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज और दिया है, एक नवपाषाणिक स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालह्यूक तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी यहाँ पे, उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि बताओ कौड़ियों या फिर सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो इसे आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस चैप्टर को पूरी तरह से समझा, पढ़ा भी, तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहें और आप हमारी वीडियोस देखते रहें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपको भी बेनिफिट हो और हमें भी एप्रिसिएशन मिले और हम और भी वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।